हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम इनसाइट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस से चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पहले उस पार्ट को देख लीजिए, फिर इस पार्ट को देखिएगा। एक्चुअली ये वीडियो मैंने एक ही बनाई थी, लेकिन क्या हुआ कि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो पार्ट 1 आप देख ही चुके हैं। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और पार्ट 2 में देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ चुके थे, हम प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता था ये जान चुके थे। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर हमने पढ़ लिया था, कोलाइडल सस्पेंशन और सॉल्यूशन को हमने समझा था, टिंडल इफेक्ट समझा था। अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है मिक्सचर के, और कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो प्योर सब्सटेंसेस के भी टाइप होते हैं, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जहाँ पे हमने एंड किया था लास्ट वीडियो को, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ये अलग से टॉपिक है। ठीक है, अभी तक हमने टाइप्स वगैरह पढ़ लिए। अब अगर मिक्सचर है तो उसको सेपरेट कैसे करें। ठीक है, अभी हमने मिक्सचर के टाइप वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन मिक्सचर को हमें सेपरेट करने की भी तो ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें पता है सी वाटर जो होता है हमारा, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो उससे हमें अगर सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए होता है उससे में, तो उस वाटर से नमक को कैसे अलग करें, कुछ तो तरीका होगा ना, क्योंकि नमक अलग अलग जगह पे हमें यूज़ करना होता है। तो वही चीज़ है कि हम कैसे सेपरेट करें, अलग अलग चीज़ों को हमें सेपरेट करना पड़ता है। जैसे हमें जो हमारा मिल्क है, मिल्क से हमें क्रीम निकालना है। ठीक है, क्रीम की ज़रूरत है हमें, तो हम क्या करेंगे, मिल्क से हमें क्रीम को सेपरेट करना पड़ेगा। मिल्क अपने आप में मिक्सचर है, तो उसमें से हमें क्रीम को सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करें, कुछ मेथड यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से हम सेपरेशन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स का, कैसे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करें एक मिक्सचर से। ठीक है, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इवेपोरेशन तो आपने पहले भी पढ़ा है, बाकी टर्म्स आई थिंक आपके लिए नई है, तो एक एक करके सारी टर्म्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके सारी टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं, दिस मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल से अलग करने के लिए यूज़ होता है। अब आप सोचेंगे वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, तो बहुत ईजी है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको वोलेटाइल बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों जो मिक्सचर होगा हमारे पास, उसमें से एक ऐसा होगा जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा होगा जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो उसको इवेपोरेशन से हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इवेपोरेट करते हैं, जब उसको हीट करते हैं तो क्या होगा, जैसे हमने मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और वाटर ले लिया। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो इजीली वोलेटाइल होता है ना, तो इजीली वेपराइज हो जाएगा, वो वेपर बन के उड़ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास में वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड यानी कि हमारे पास में बच जाएगा यहाँ पे सॉल्ट। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन का मेथड होता है। इससे हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंक होती है वो मिक्सचर होता है डाई और वाटर का। जो भी इंक होती है वो मिक्सचर होता है, उसमें एक डाई प्रेजेंट होती है और वो वाटर में मिक्स होती है। तो अगर उनको सेपरेट करना है हमें क्या करेंगे, हम एक चाइना डिश लेंगे, उसमें इंक को हीट करेंगे, तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो डाई है वो नीचे बच जाएगी चाइना डिश में। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको इवेपोरेशन के मेथड में सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ये क्या मेथड होता है। तो ये मेथड यूज़ होता है डेंसर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल्स से अलग करने के लिए। मतलब दो ऐसे पार्टिकल का अगर मिक्सचर हो, एक पार्टिकल डेंस है, एक पार्टिकल भारी है, एक पार्टिकल लाइट है। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स अगर हमारे पास में है तो उनको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, मिक्सचर को एक किसी कंटेनर में डाला जाता है और कंटेनर को
स्पिन किया जाता है, कंटेनर को घुमाया जाता है, ठीक है, बहुत रैपिडली उसको घुमाया जाता है, मतलब बहुत तेज उसको घुमाया जाता है, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। जो लाइटर कंपोनेंट है वो बीच में रह जाते हैं, जो हैवियर कंपोनेंट है वो दूर की तरफ हो जाते हैं। जैसे ऐसे है ना, तो जो लाइटर कंपोनेंट है वो बीच में रह जाएंगे, जो हैवियर कंपोनेंट है वैसे साइड में अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अलग होता है। इस तरह से ये मेथड कहाँ यूज़ होता है? मिल्क में यूज़ होता है। मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो मिल्क होता है, जो क्रीम होती है वो लेस डेंस होती है और मिल्क ज़्यादा डेंस होता है। तो क्रीम जो होती है हमारी बीच में रह जाती है और मिल्क क्या होता है हमारा, मिल्क हमारा जो होता है वो साइड में हट जाता है, ठीक है। तो क्रीम हमें बीच में अलग मिल जाती है जब उसको तेज तेज घुमाया जाता है, और जो मिल्क होता है वो अलग से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह का सेपरेशन मेथड यूज़ होता है। इसका सेंट्रीफिकेशन का एग्जांपल आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जो हमारे वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी तो यही होता है, कपड़ों को मशीन में डाल के तेज़ी से घुमाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और साफ़ कपड़े अलग हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस चीज़ का यूज़ होता है। साथ ही साथ इसका लैब में भी यूज़ होता है। जो हमारा ब्लड होता है ना, उससे ब्लड से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये ब्लड का सैंपल है, तो इस मशीन में डालकर उसको घुमाया जाएगा, अच्छे से रैपिडली स्पिन किया जाएगा, जिससे ये कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ये मेथड होता है सेंट्रीफिकेशन, ठीक। अब पढ़ते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। डिकेंटेशन मेथड में क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग किया जाता है, ठीक है। इमिसिबल का मतलब होता है जो आपस में अच्छे से नहीं घुलते। जैसे हम ले सकते हैं वाटर और ऑयल का सॉल्यूशन, ठीक है। पानी और ऑयल अलग आपस में अच्छे से नहीं डिसॉल्व होते, ठीक है, अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए हम डिकेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी लिक्विड की दो अलग अलग लेयर बन जाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज़। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो वाला लिक्विड नीचे रह जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो वाला लिक्विड ऊपर रह जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले वाटर और ऑयल का यहाँ पे, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर नीचे रह जाएगा, ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऑयल ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस यूज़ होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फनल लेते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग फनल इसको बोलते हैं। इस तरह की फनल होती है, इस फनल को लेते हैं, इसमें ऊपर से हमने लिक्विड डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे लिक्विड डाला हुआ है, तो आप देखेंगे जो वाटर है वो नीचे रह गया और केरोसिन ऑयल ऊपर रह गया। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं और जो वाटर है उसको नीचे निकाल लेते हैं, और उसके बाद में जब वाटर पूरा आ जाता है तो इसको बंद कर देते हैं। तो वाटर हमारा नीचे वाले बीकर में इकट्ठा हो जाएगा और जो केरोसिन है वो हमारा ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से हम डिकेंटेशन मेथड का यूज़ करते हैं चीज़ों को अलग करने के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, इसको इनविजिबल लिक्विड को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो लिक्विड आपस में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते उनको अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर लिक्विड अच्छे से मिक्स हो जाता है, जैसे आपने सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पे लेमन का और वाटर का, ठीक है, लेमनॉइड का सॉल्यूशन है, तो वो इस मेथड से आप अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब पढ़ते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ये यूज़ होता है टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ए सब्लाइम कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लाइम कंपोनेंट बाय हीटिंग, ठीक है। एक सब्लाइम कंपोनेंट को अलग करने के लिए यूज़ होता है नॉन सब्लाइम से। अब सब्लाइम कंपोनेंट आपको याद होगा, सब्लाइम क्या होते हैं, जो सीधा बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए सीधा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को अलग करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लाइम का एग्जाम्पल है, मतलब वो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता हीटिंग करने पर। और कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा पहले, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम है और जो हमारा सॉल्ट है वो नॉन सब्लाइम है। तो जब इसको हीट किया जाता है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर बन के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर एक कॉनिकल फ्लास्क रख दिया जाता है, ऊपर कॉटन से उसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन डाला और इस वाले फ्लास्क को ऊपर से रख दिया, ठीक है। यहाँ पे कॉटन से इसको बंद कर दिया। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो जो सब्लाइम है वो वेपर बन के ऊपर उठ जाएगा, तो वेपर्स इसके यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और जो नीचे होगा वो हमारा सॉल्ट वाला सॉल्यूशन बचेगा, और जो अमोनियम क्लोराइड है वैसे ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो जब अमोनियम क्लोराइड को फिर क्या करते हैं, कूल करके और सॉलिडिफाई करके उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और सॉल्ट जो है वो हमारा नीचे बच ही जाता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। यहाँ पे ऊपर हमारा क्या, ऊपर से क्या मिलेगा हमें, ऊपर से हमें मिल जाएगा यहाँ पे
ऊपर से मिल जाएगा हमें यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, और नीचे क्या मिल जाएगा हमें, नीचे से मिल जाएगा हमें सॉल्ट। इस तरह से ये दोनों चीज़ें हमें अलग अलग मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। ठीक है, याद रखिएगा ये कब यूज़ होता है, जब एक कंपोनेंट सब्लाइम हो और एक कंपोनेंट नॉन सब्लाइम हो, तब ये मेथड हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है कलर्ड कंपोनेंट को अलग करने के लिए। ठीक है, कलर्ड कंपोनेंट को किसी लिक्विड से अलग करने के लिए यूज़ होता है, तो उसमें फिल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है वो समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी इंक का ड्रॉप, एक पेपर स्ट्रिप होती है इस तरह से, जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है, उस पर एक इंक का हमने ड्रॉप लगा दिया, एक इंक का धब्बा लगा दिया, उसमें हम क्या करेंगे, वाटर में डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो एक इंक में ना बहुत सारे कलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो इंक का जो मिक्सचर है, अलग अलग कलर्स का, कंपोनेंट्स का, वो जब हम इसको डाल के छोड़ देंगे तो इस तरह से अलग अलग कलर ना अलग अलग जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले आपको नज़र आ रहा है, पहले कौन सा कलर है, पहले यहाँ पर है येलो कलर, फिर पिंक कलर आ गया, फिर ब्लू कलर आ गया। तो इस तरह से वो अलग अलग जगह पर कलर इकट्ठे हो जाते हैं और अलग अलग कलर अलग अलग डिस्टेंस पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो इस तरह से इंक से अलग अलग कलर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। ठीक है, सॉरी, डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड्स। मतलब ये ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो लिक्विड आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है मिक्सचर को, फिर कूल करके उसको कंडेंस कर लिया जाता है, फिर ठंडा करके उसको वापस वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये भी दो तरह का होता है, सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, इट इज़ यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर हमारे पास दो लिक्विड हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है, मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट जैसे 100 हुआ, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग इनके बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो इस तरह का मिक्सचर क्या होता है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ऐसा ही मिक्सचर होता है जिसका हीटिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो उसको डिस्टिलेशन के मेथड से अलग कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह से सॉल्यूशन को ले लेते हैं अपने, उसको हीट करते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा वो पहले बॉईल होना शुरू हो जाएगा और पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा उसको हम क्या करते हैं, इस तरह की एक अलग से ट्यूब लगा के यहाँ पे उसको अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, कंडेंस करके। तो इस तरह से जो पहले वाला लिक्विड है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और दूसरे वाला लिक्विड है वो यहीं पर बच जाएगा। इस तरह से हम बॉईल करके कंडेंस करके लिक्विड को अलग कर लेते हैं। तो इसको डिस्टिलेशन मेथड बोला जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो इसका यूज़ किया जाता है दो या दो से ज़्यादा मिसेबल लिक्विड को अलग करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 केल्विन से भी कम हो। ठीक है, ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। इसमें अपरेटस इस तरह से होता है जिस तरह से आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क में अपना सॉल्यूशन ले लेते हैं और ये फ्रैक्शनल कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रैक्शन कॉलम के साथ में हम ये एक ट्यूब लगा देते हैं। इसमें वाटर यहाँ से वाटर आउट हो जाता है और यहाँ से जो कंडेंसर है यहाँ पे कंडेंस हो जाती है जो गैसेस हैं। तो ये यूज़ कैसे होता है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द एपरेटस इज यूज फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही होता है यहाँ पे, बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम इसमें अलग से फिट होता है। ठीक है, द फ्रैक्शनल कॉलम हैज़ ग्लास बेड्स विच इंक्रीज द सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस। तो जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है, जो यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉलम आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें जो होते हैं ग्लास बीड्स होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं वेपराइजेशन के लिए, कूल और कंडेंस होने के लिए। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ किया जाता है कंपोनेंट को अलग करने के लिए, जैसे पेट्रोलियम के कंपोनेंट को अलग करने के लिए, अलग अलग गैसेस को एयर से अलग करने के लिए। इनके लिए क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी बॉईल किया जाता है, जहाँ जैसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाली गैस वेपराइज हो जाती है और उसको फिर यहाँ पर कूल और कंडेंस कर लिया जाता है, बीकर में इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट आता है, वो कूल हो जाती है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरह से अलग अलग गैसेस को मतलब अलग अलग लिक्विड्स को अलग अलग पॉइंट पे इकट्ठा कर लिया जाता है।
अब पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। अभी हमने पढ़ा है ना, एयर को भी इसी मेथड से हम सेपरेट करते हैं, तो कैसे करते हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। हमें पता है अलग अलग गैसेस होती हैं एयर में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, अलग अलग गैसेस हैं एयर में। ठीक है, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है। तो क्या किया जाता है इसमें? एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। हमें पता है किसी चीज़ को लिक्विफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, तो कोई भी गैस क्या होगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो यही हम एयर के साथ करते हैं। एयर का प्रेशर बढ़ाते हैं, किसी कंटेनर में उसको डाला, प्रेशर को बढ़ाया और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, मतलब उसको ठंडा किया बहुत ज़्यादा, तो क्या हुई? एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर लिक्विड एयर को क्या किया जाता है? उसको स्लोली वार्म अप किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। देन डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट एट डिफरेंट हाइट। फिर जब उसको धीरे गर्म किया जाता है तो अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग, जैसे अलग अलग का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है अलग अलग गैसेस का, तो वो अलग अलग हाइट पे हमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे सारे कंपोनेंट अलग अलग मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हैं, एयर है, कंप्रेसर कूल किया, लिक्विड एयर बनी, फिर उसको वार्म करने के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं हम, तो गैस अलग अलग हाइट पे अलग अलग गैसेस हमें मिल जाती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 183 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस में -183 डिग्री सेल्सियस। ऑर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस। देखें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसलिए ये सारी गैसेस हमें अलग अलग ही मिल जाती हैं। ठीक है, एपरेटस की मदद से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है? एयर को अंडर प्रेशर रखा जाता है सबसे पहले वाले कॉलम में। फिर यहाँ से क्या, हॉट एयर इधर जाती है। फिर यहाँ से क्या किया जाता है? कूल वाटर को भेजा जाता है, बहुत ठंडा पानी यहाँ से भेजा जाता है, जिससे हॉट एयर जो होती है कूल हो जाती है। यहाँ पे एयर ठंडी हो जाती है, फिर कूल एयर को इधर आगे भेजा जाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो ड्राई आइस की फॉर्म में अलग से निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता होगा ड्राई आइस भी बोला जाता है, तो उसको तो यहाँ पे सेपरेट कर लिया जाता है। जो बाकी गैसेस हैं वो आगे जाती है लिक्विड एयर में, और उनको क्या किया जाता है? धीरे धीरे वो गर्म होती हैं तो वो अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑर्गन यहाँ पे अलग हो जाती है, लिक्विड ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिल जाती है। तो इस तरह से सारी गैसेस हमें अलग अलग मिल जाती हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिली, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑर्गन मिली, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन मिली, तो इस तरह से अलग अलग मिल जाती हैं। ठीक है, तो गैसेस को अलग करने के लिए ये मेथड का यूज़ किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड्स को क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा कैसे प्योरीफाई किया जाता है? सॉलिड्स जो हैं वो जरूरी नहीं प्योर हों, तो उनको क्रिस्टलाइजेशन का मेथड यूज़ किया जाता है उनको प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से क्रिस्टल की फॉर्म में प्योर सॉलिड को ऑब्टेन करना ही क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। जैसे प्योर कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से हम अगर अलग करें तो उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, मतलब कम से कम पानी में उसको घोलते हैं, फिर फिल्टर करते हैं सॉल्यूशन को, कुछ इंप्योरिटीज़ वहाँ से निकल जाती हैं। फिर सॉल्यूशन को इवेपोरेट किया जाता है चाइना डिश में। चाइना डिश एक कटोरी की तरह ही होती है, ऐसे ही मान लीजिए आप। ठीक है, उसमें उसको इवेपोरेट किया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, फिर उसको कवर कर दिया जाता है फिल्टर पेपर से और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बॉईल करने के बाद में उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जो कॉपर सल्फेट है ना प्योर, वो क्रिस्टल की फॉर्म में हमें मिल जाता है। ठीक है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो इस तरह से हमें प्योर कॉपर सल्फेट मिल जाता है। यहाँ पे इम्प्योर था, देखिए आप, इसका कलर भी कितना अलग है। इस तरह से फिर प्योर कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल मिलते हैं। ठीक है, अब वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। वाटर कैसे प्योरीफाई होता है? तो सबसे पहले वाटर को रिजर्वियर से लाया जाता है। ठीक है, जो भी रिजर्वियर होते हैं वहाँ से वाटर को सबसे पहले लाया जाता है। फिर दे आर अलाउड सॉलिड टू सेटल, जो उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेटल डाउन होने के लिए सेडिमेंटेशन टैंक में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले रिजर्वियर से वाटर को लाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी इंप्योरिटीज़ होती हैं, जो इंप्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो सेटल डाउन हो सकती है, उनके लिए उसको सेडिमेंटेशन टैंक में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकल्स इंप्योरिटीज़ को सस्पेंड करने के लिए लोडिंग टैंक में छोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लोडिंग टैंक में उनको फिर छोड़ा जाता है। यहाँ पे क्लोरीन गैस मिला दी जाती है। ठीक है,
उसके बाद क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन टैंक में डाला जाता है। यहाँ पे ग्रेवल्स अलग हो जाते हैं, कोरस ग्रेवल अलग हो जाते हैं, फाइन सैंड सबसे ऊपर आ जाती है और फिर सबसे ऊपर रहता है हमारा वाटर। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाटर, फिर फाइन सैंड, फिर उसके बाद में ग्रेवल्स और उसके बाद में कोरस ग्रेवल, इस तरह से लेयर्स बन जाती हैं। यहाँ से जो वाटर है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, फिर वाटर को क्लोरीनेशन के लिए यहाँ पे छोड़ा जाता है। ठीक है, क्लोरीनेशन क्यों किया जाता है वाटर का, क्योंकि यहाँ से भी हमें जो वाटर मिला वो प्योर नहीं है, उसमें बैक्टीरियाज है, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है और फिर क्लोरीनेशन के बाद में हमारे घरों में उस पानी को भेज दिया जाता है। इस तरह से हमें जो वाटर है वो पूरा साफ होके मिलता है अपने घरों तक। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था वाटर का। अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस में हम थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, बुक में भी दिया है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा था ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं मैटर को सॉलिड लिक्विड गैस में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आज पढ़ा क्या क्या होती हैं, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम क्लासीफाई करते हैं। तो उसको थोड़ा सा और फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में समझ लेते हैं, हम कैसे पता चले हमें कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा चेंज केमिकल है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसकी बेस पे हम पे पता चल जाएगा। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में होते हैं। जैसे फिजिकल चेंज में क्या होगा, कलर चेंज होगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, डेंसिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा। इस तरह की जो चेंजेस होंगे वो फिजिकल चेंजेस होंगे। केमिकल चेंजेस क्या होती है, पूरी केमिकल कंपोजिशन ही, अंदर की कंपोजिशन ही बदल जाती है कंपाउंड की, तो केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस बनते हैं। फिजिकल चेंज में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, बहुत कम हीट और लाइट की एनर्जी लगती है, या साउंड वगैरह भी बहुत कम ही यूज़ होती है। ठीक है, और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें हमेशा या तो एनर्जी अब्जॉर्व हो रही होगी या एनर्जी निकल रही होगी। ठीक है, एनर्जी का चेंज जरूर होता है किसी ना किसी फॉर्म में। फिजिकल चेंज में क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपने वाटर से आइस बनाया तो आइस से फिर पिघल के वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेरी चेंज है, चेंज को वापस किया जा सकता है, रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज होते हैं, मतलब आपने एक बार कुछ अलग बना दिया तो फिर उसको वापस आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल चेंज जो होते हैं, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी रिगेन बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड से ही ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको आइस का एग्जांपल बताया, आपने फ्रिज किया आइस को, वाटर को फ्रिज किया तो आइस बन गया, आइस को आपने फिर से कूल किया, फिर से आपने गर्म किया तो क्या किया, वाटर बन गया। ठीक है, तो सिंपल मेथड से ये चेंज हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनको सिंपल फिजिकल मेथड से वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे अपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर अगर वाटर बना दिया तो आप किसी सिंपल मेथड से उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ पे केमिकल मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं, उनको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये चेंजेस थे फिजिकल और केमिकल चेंजेस, इनके बीच में डिफरेंस आप याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अभी तक हमने इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात की, मिक्सचर की बात की। मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा। फिर होमोजीनियस मिक्सचर में हमने सॉल्यूशन पढ़ा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने कोलाइड पढ़ा और साथ में सस्पेंशन पढ़ा। फिर हमने मिक्सचर को सेपरेट करने के अलग अलग तरीके भी पढ़ लिए। तो अब बात आती है प्योर सब्सटेंसेस की। अब प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो समझते हैं क्या होते हैं ये भी। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, उनको और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा सिंपल भागों में नहीं तोड़ा जा सकता उनको एलिमेंट्स को। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटल लस्ट्रस होता है। ठीक है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। मेलेबल का मतलब होता है थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल का मतलब होता है लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है इनसे। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सोनोरस होते हैं, मतलब इन पे आप कुछ इन पे हीट करेंगे तो साउंड आएगी, जैसे आप घंटी बजती है ना, इस तरह की साउंड आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, ये सब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, इनमें लश्यर नहीं होता, चमक नहीं होती, मेलेबल और डक्टाइल भी नहीं होते। ठीक है, ना ही इनकी पतली शीट बनाई जा सकती है और ना ही इनके थिन वायर बनाए जा सकते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सोनोरस भी नहीं होते, मतलब
मतलब इन पे आप हिट करेंगे कुछ तो इनसे बेल जैसी रिंगिंग साउंड नहीं आती। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये सारे कार्बन भी इसी का एग्जाम्पल है। मेटलॉइड क्या होते हैं, ये बीच में होते हैं, नॉन मेटल और मेटल के बीच में इनकी प्रॉपर्टी होती है। कुछ प्रॉपर्टी ये मेटल की शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल की शो करते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटलॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप पीरियडिक टेबल में मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने पीरियडिक टेबल पहले देखी है तो जितने आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे ब्लू कलर वाले क्या है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो आप देखिए कितने सारे मेटल्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें इतने सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो ये रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं। रेड कलर वाले क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं ये क्या है, मेटलॉइड हैं। तो मेटलॉइड कुछ ही होते हैं, ज़्यादातर वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और जो अगर आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें क्या, नॉन मेटल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या आते हैं, मेटलॉइड आते हैं, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं हम कंपाउंड के बारे में। अभी हमने पढ़ा था ना, प्योर सब्सटेंसेस या तो एलिमेंट होंगे, कंपाउंड होंगे। एलिमेंट तो हमने पढ़ लिया, जितने भी पीरियोडिक टेबल में मिल रहे हैं हमें सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं हम कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होते हैं, अब इनको भी प्योर क्यों बोला जाता है। कंपाउंड क्या सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंपोजिशन 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और कंपोजिशन की फिक्स होती है, फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 हाइड्रोजन ले ले 1 ऑक्सीजन ले ले, तो ये गलत हो जाएगा, वाटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, H2O, मतलब फिक्स है कंपोजिशन। यहाँ पे आप O बढ़ा सकते हैं ना, यहाँ पे H बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और वाटर आप कहीं से भी ले ले, कंपोजिशन यही रहेगी। आप टैप वाटर ले ले तो भी कंपोजिशन यही रहेगी, आप रेन वाटर ले ले तब भी कंपोजिशन यही रहेगी, आप सी वाटर को उठा के ले आए तब भी कंपोजिशन यही रहेगी, आप कहीं किसी कुएं से पानी ले आए तब भी कंपोजिशन यही रहेगी। मतलब कंपोजिशन फिक्स है। H2O है वाटर तो H2O ही रहेगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो CO2 ही रहेगी। आप उसको किसी केमिकल रिएक्शन में आपको मिल रही है तब भी CO2 रहेगी, जो एयर में प्रेजेंट है वो भी CO2 रहेगी। तो कंपोजिशन फिक्स है। शुगर है, उसकी कंपोजिशन फिक्स है। सॉल्ट है, NaCl होता है, तो NaCl ही रहेगा वो। ठीक है, वो चेंज नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है Na2Cl1 इस तरह से कुछ हो जाएगा। आयरन सल्फेट है, तो कंपोजिशन फिक्स है जहाँ पर, उनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 एलिमेंट से भी मिलकर बने हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा एलिमेंट से भी मिलकर बने हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे आर्गन का एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे आर्गन, आर्गन है सिर्फ, तो ये एलिमेंट है। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक की फॉर्म में मिलता है, 2 ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं, तो ये भी अपने आप में एलिमेंट है ना, कि हमें सीधा O की फॉर्म में नहीं मिल रहा है, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही, तो ये भी एलिमेंट है। अब कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो इस तरह से मिल रहे हैं वो कंपाउंड हुए। और मिक्सचर का मतलब, कंपाउंड और मिक्सचर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहाँ पे मिक्सचर का भी मैंने एग्जांपल ले लिया है। जो कंपाउंड होंगे इनमें तो कंपोजिशन फिक्स है, 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखिए आर्गन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें जब मिक्स हो जाती है तो उसको मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड में कंपोजिशन फिक्स रहेगी, कंपाउंड में कंपोजिशन फिक्स रहेगी, जो कंपोजिशन है वही रहेगी। मिक्सचर में ऐसे हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ जाए तब भी वो मिक्सचर ही रहेगा। ठीक है, एक और ऑक्सीजन आ जाए यहाँ पे तब भी वो मिक्सचर ही रहेगा, एक नाइट्रोजन कम कर दे तब भी मिक्सचर ही रहेगा। ठीक है, एक ऑर्गन बढ़ा दे हम तब भी मिक्सचर ही रहेगा। तो मिक्सचर में कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, मिक्सचर में कोई भी कंपोजिशन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये एयर का मिक्सचर का यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा ऑर्गन का, और ये एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सीजन का। ऑर्गन और ऑक्सीजन ये क्या है, सिंगल एलिमेंट से बने हैं, तो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक ही चीज़ का यूज़ हो रहा है ना, तो एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे 2 चीज़ों का यूज़ हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ हो तो कंपाउंड है। और 1 से ज़्यादा कंपाउंड्स अगर मिल जाए, कंपाउंड्स या एलिमेंट मिल जाए आपस में और नॉन यूनिफॉर्मली, तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस, तो आपके समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या डिफरेंस होता है समझ लेते हैं। ठीक है, इट इज़ मिक्सचर क्या होता है, इट इज़ कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड मिक्स टुगेदर। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड से बनता है। ठीक है,
जो कंपाउंड होता है वो कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ये केमिकली कंबाइंड होते हैं एक साथ में, मतलब केमिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो किसी भी रेशियो में हो सकती है, कंपाउंड में जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड रेशियो में ही होगी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। मिक्सचर में क्या है, जो मिक्सचर है अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। एयर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, लेकिन जो कंपाउंड है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है अपने कंपोनेंट से। एग्जाम्पल आपको मैंने पहले भी दिया था, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं NaCl का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। तो वो ना ही तो Na की प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टी शो करेगा, ना ही वो क्लोरीन की प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि क्लोरीन गैस होती है, सोडियम मेटल होता है, लेकिन NaCl तो सॉल्ट होता है, ठीक है। तो वो दोनों की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मिक्सचर क्या होता है, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, और कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ता है उनको सेपरेट करने के लिए, किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। जो हमने अभी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के मेथड पढ़े हैं ना, डिस्टिलेशन पढ़ा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा है, इवेपोरेशन पढ़ा है, उन सब से हम मिक्सचर को ही अलग कर सकते हैं, कंपाउंड्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारे मिक्सचर को अलग करने के ही मेथड्स हैं। तो मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, कंपाउंड को अलग करने के लिए केमिकल मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है हमारा मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में, ठीक है। तो अब एक बार समराइज कर लेते हैं, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था, मैटर से शुरू किया था हमने। मैटर क्या है, कैन बी फिजिकली सेपरेटेड। अगर फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है, यस, तो मिक्सचर है वो। फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है तो मिक्सचर है, फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो वो प्योर सब्सटेंस है। अब अगर वो मिक्सचर है, उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है या नहीं, फिर ये चेक करेंगे। अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो होमोजीनियस मिक्सचर है, अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में एयर आ गया, सी वाटर आ गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, वाटर आ गया, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या आएगा, यहाँ पर पिज्ज़ा आ गया, सैलेड ड्रेसिंग आ गया, ऑयल और वाटर आ गया, ये सारे हिट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, ठीक है, क्योंकि इनको कंपोजिशन जो होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है। और होमोजीनियस में क्या आते हैं, सॉल्यूशन आते हैं, हिट्रोजीनियस में कोलाइड और सस्पेंशन आते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने बात की प्योर सब्सटेंसेस की, इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इनको केमिकली डिकम्पोज किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। केमिकली भी डिकम्पोज सिर्फ हम कंपाउंड्स को कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड्स में ही दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो उनको हम केमिकली डिकम्पोज कर पाते हैं। अगर केमिकली डिकम्पोज कर पा रहे हैं तो वो कंपाउंड है, केमिकली डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं तो वो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पूरा एक समरी हुआ पूरे चैप्टर की, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट ये चैप्टर पूरा डिटेल में कवर करना ज़रूरी था, तो सारे पॉइंट्स को मैंने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। आप आराम से वीडियो को देखिएगा, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है एक बार आप उसको दोबारा से रीप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है, ठीक है। पिक्चर की हेल्प से भी चीज़ों को समझने की कोशिश की है, एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको भी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। आपके लिए नए चैप्टर की वीडियो भी जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।